हेलो एवरीवन। वेलकम टू द टेड बजर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया ही होंगे। एंड जैसे कि पता ही है, हमने पहले भी जो है काफी सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को जो है हमने सॉल्व कर लिया है, जो कि सीटेट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर रहे थे। एंड उसी के साथ जो है हम नेक्स्ट पेपर को जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ, पहले अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर से आप वो देख लीजिएगा, एंड उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, सितंबर में 2015 में जो पेपर हुआ, पेपर वन मींस ईटीटी डीएलएड वालों का, उन्हीं को हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें जो है सीडीपी का सेक्शन। एंड आई होप कि आप सभी जो है प्रॉपर देख रहे होंगे उन वीडियोस को, और मैक्सिमम फ्रेंड्स में जो है वैल्यूएबल लेसन्स को शेयर भी कर रहे होंगे। ओके जी, स्टार्ट करते हैं फिर आज की इस डिस्कशन को। इसको भी हम जो है दो पार्ट्स में कवर करने वाले हैं, तो जरूर से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज फ्रॉम। तो शैशवा काल की अवधि क्या है? देखो, ये काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले काफी बार आ चुका है वैसे तो आप जानते होंगे कि शैशवा काल की जो अवधि है वो बर्थ से लेकर के 2 इयर्स तक होती है। ये काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और काफी को तब कंफ्यूजन हो गई थी जब ये क्वेश्चन आया था कि 2 to 3 इयर्स। एक्चुअली में यहाँ पे कुछ बर्थ से नहीं लिखा हुआ, और वैसे भी 2 ईयर ही जो है बेस्ट आंसर है। अगर वो आपके पास ना हो तो ही आप आगे किसी और ऑप्शन की ओर प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज तो आपको जरूरत है ही नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसी के रिगार्डिंग देखते हैं फिर क्या इसमें जो है बेस्ट हो सकता है अपने लिए, वो जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू Piaget, a child between 2 to 7 years is in a dash stage of cognitive development। कि प्याजे के अनुसार 2 से जो है 7 वर्ष के जो है बीच का एक जो बच्चा है, संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। देखो, प्याजे ने, हम जानते हैं कि 4 स्टेजेस की बात की है, उसमें से फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, 0 to 2 इयर्स, या आप बोल सकते हैं प्रॉपर बर्थ टू 2 इयर्स। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था, जैसे हम इसको रिलेट भी कर सकते हैं इन्फेंसी पीरियड के साथ, जो हमने अभी भी कवर भी किया है। और सेकंड पीरियड होता है प्री ऑपरेशनल पीरियड, जो कि रहता है 2 to 7 इयर्स। तो बिल्कुल वही अपने पास एक राइट आंसर है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल से आप जानते होंगे कि 7 to 11, या कई कबार इसको 12 इयर्स तक नोट कर देता है, लिख देता है इसके बारे में। और फॉर्मल ऑपरेशनल आप जानते होंगे कि 11 to 15, या 11 प्लस, या फिर टिल एडोलसेंस, या आप उसके बेसिस पे देख सकते हैं। बाकी अपने को तो क्वेश्चन का आंसर चाहिए था, और क्वेश्चन का आंसर अपने को मिल चुका है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ही जो है इसका बिल्कुल एक राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही की स्क्रीन पे, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो है काफी बार पहले भी आ चुके हैं, और यही अभी भी जो है क्वेश्चन निकाला गया अपने लिए और उस टाइम पे। तो देखते हैं इसी के रिगार्डिंग जो है क्या ऑप्शन इसमें जो है राइट रहनी चाहिए। तो डेवलपमेंट प्रोसीड होती है, हम जानते हैं, जर्नल टू स्पेसिफिक। देखो, इसके रिगार्डिंग मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि आप एक एग्जांपल के बेसिस पे आप देख सकते हैं कि बच्चा ग्रोथ टू फाइन मोटर स्किल्स की ओर बढ़ता है। ग्रोस मोटर स्किल्स बच्चा पहले सीख लेगा, और देन फाइन मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर स्किल्स हम जैसे कि जानते हैं कि जिसमें, इसको मैं अलग से आपको क्लियर भी कर देता हूं इसके रिगार्डिंग। ग्रोस मोटर स्किल्स में इंपॉर्टेंट क्या होता है? ग्रोस मोटर स्किल्स में आप देख पाएंगे कि इसमें जो है फिजिकल एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि शारीरिक बेसिस पे कुछ किए गए कार्य। एंड दूसरी ओर अगर हम देखें, इसी के साथ आप क्या देख सकते हैं, इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, तो वो आप अगर इसके बेसिस पे देखें, तो जैसे कि आप ले सकते हैं उसके बेसिस पे, रनिंग है, जंपिंग है, जिसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बता ही रहा हूँ, शारीरिक कार्य है, फिजिकल एक्टिविटीज, वो उस बेसिस पे जो मसल्स का यूज हो रहा है वो इसमें होगा। रनिंग है, जंपिंग है, कूदना जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं, ये आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, क्लाइंबिंग देख सकते हैं, बच्चा सीढ़ियां चढ़ रहा है, या फिर पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं कोई लोग, तो वो किस मोटर स्किल्स के बेसिस पे वो पहाड़ों के प्रॉपर चढ़ पाएंगे या अपनी यात्रा को पूर्ण कर पाएंगे, तो उसके पीछे हाथ होगा ग्रोस मोटर स्किल्स का। आगे बढ़ते हैं, इसके जो है पार्ट टू की ओर भी देख लेते हैं। मीन्स ये तो एक ग्रोस मोटर स्किल्स के रिगार्डिंग में तो आपको पता चल गया। अभी मैं बात करूं इन फाइन मोटर स्किल्स के रिगार्डिंग, इसमें आप क्या देखेंगे? फाइन मोटर स्किल्स के बेसिस पे यहां पे इंपॉर्टेंट होता है आई हैंड कोऑर्डिनेशन। आंखों और हाथों दोनों का तालमेल बिठा करके जो भी कार्य करने पड़ते हैं वो इसी में है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रॉपर इसको क्लियर करना चाहें तो इसके बेसिस पे आप देख सकते हैं जैसे कि ड्राइंग है, इससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट राइटिंग। देखो राइटिंग इसके बिना पॉसिबल भी नहीं है, और हम जानते हैं कि डेवलपमेंट इज इंटीग्रेटेड प्रोसेस की विकास एक एकीकृत प्रक्रिया है। बट उसके बेसिस पे यही तो एक पॉइंट है जिसके बेसिस पे हम उसको समझ भी सकते हैं। देखो हम जानते हैं कि विकास होने के लिए कुछ कुछ पक्षों का यूज करना पड़ता है और उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, एकीकृत करते हुए इकट्ठे यूज करते हुए उनका एक पर्सन का विकास हो पाता है। तो वही तो पॉइंट यहाँ पे भी किया जा रहा है क्लियर। तो वो एक पॉइंट जो कि अपने को यहाँ से क्लियर हो जाता है, और ठीक है उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि अगर आप कुछ विकास के एस्पेक्ट्स को या कुछ जो है प्रक्रियाओं को एकीकृत करते हुए प्रयोग करेंगे तो वहां पे जो है आपका वो प्रिंसिपल भी क्लियर हो जाता है कि डेवलपमेंट इंटीग्रेशन के बेसिस पे भी देखने को मिलती है। तो ठीक है, अपनी जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे थी इंपॉर्टेंट बात, वो अपने को यहाँ पे क्लियर हो चलती है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लैब वाइगोस्की की थ्योरी से ये क्वेश्चन आया हुआ था। हाँ, आप उसके बेसिस पे तो रिलेट कर ही पाएंगे ना अभी कि ग्रोस मोटर स्किल्स क्या होती हैं। ग्रोस मोटर स्किल्स ऑलवेज जो है जर्नल होगी, ठीक है। और जो स्पेसिफिक मोटर स्किल्स हैं, सॉरी, जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो ऑलवेज स्पेसिफिक काउंट होती हैं। और जर्नल को या ग्रोस को आप इजी के बेसिस पे देख सकते हैं, फाइन को आप अगर मैं बात करूं तो आप कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं। और इसी के बेसिस पे प्रिंसिपल ये भी आ जाता है कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एक वो भी आप पॉइंट उसके बेसिस पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपकी स्क्रीन पे। व्हेन एडल्ट्स एडजस्ट टू द असिस्टेंस दे प्रोवाइड टू फैसिलिटेट प्रोग्रेशन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस टू पोटेंशियल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज कॉल्ड। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं और वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, तो इसे कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो यहाँ पे क्या होता है, हम दो पॉइंट्स को यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मानते हैं, बट वो रहते हैं जेडपीडी और दूसरी बात होती है स्कैफोल्डिंग। अपने को साफ तौर से क्लियर किया जा रहा है इस पॉइंट पे कि वो बात कर रहा है किसकी, असिस्टेंस की। अभी असिस्टेंस है, सहयोग है। अभी जो एडल्ट्स उसको सहयोग दे रहे हैं, तो उसी सहयोग को आपको बताना है वो क्या होगा, कि जिसके बेसिस पे वो एक करंट लेवल से, मीन करंट लेवल है ना जो भी उसका है, मान इसको भी मैं आप प्रॉपर क्लियर कर देता हूं। मान के चलते हैं एक पर्सन अभी इस लेवल पे है, ठीक है। नहीं चलो आप इस एग्जांपल को थोड़ा सा एरियाज को और भी वाइड कर लेते हैं। मान के चलते हैं अभी व्यक्ति इस लेवल पे है, और यहां से ये जो उसका लेवल है ये उसने खुद अचीव किया, ठीक है। इसको तो हम जेडपीडी में काउंट नहीं करते, आप सभी को पता है। और हम जेडपीडी में किसको काउंट करते हैं, जेडपीडी में हमारा वो एरिया होता है जहां पे कोई अपने को एक मोर नॉलेजेबल पर्सन है, ठीक है। और दूसरा वही जो पर्सन है मोर नॉलेजेबल पर्सन अपने को क्या करता है, एक स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करता है, तो हम जो उस लेवल को अचीव कर लेते हैं। तो मान के चलते हैं ये पर्सन इतना कुछ लेवल अचीव कर पाया इस पर्सन की इस असिस्टेंस से, इस स्कैफोल्डिंग से, तो वो लेवल अपने पास होता है जेडपीडी। और ठीक है, ये जेडपीडी का कंसेप्ट भी आपके लिए हुआ क्लियर। आपको क्या बताना था, आपको बताना था रिगार्डिंग स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग के लिए आपके पास आंसर है, क्योंकि उन्होंने वो हेल्प पूछी है ना, वो असिस्टेंस पूछी है, जो सहयोग दिया गया, तो वो सहयोग कहलाएगा स्कैफोल्डिंग। काफी बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज ऑन योर स्क्रीन। ओके, देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीम्स टू इंक्लूड न्यू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। अडेप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इकोसेंट्रिज्म। काफी बढ़िया क्वेश्चन ये भी। देखो अगर मैं बात करूं, ये दो टर्म्स आपके लिए काफी एक इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस निकले हैं, और इन दोनों से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसिमिलेशन। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए उसी पॉइंट से नहीं, नहीं एसिमिलेशन से नहीं है, नो नो नो, ये एसिमिलेशन के बेसिस पे, ओके ओके, एसिमिलेशन के बेसिस पे, ठीक है ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीम्स टू इंक्लूड न्यू इंफॉर्मेशन, तो ये उस बेसिस पे क्वेश्चन आपके लिए निकाल रहा है, तो वो निकाल रहा है एसिमिलेशन से। बाकी मैं आपको प्रॉपर क्लियर भी कर देता हूं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में डिफरेंस क्या होता है। एसिमिलेशन में आप क्या देखेंगे, एसिमिलेशन में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है
बिल्कुल अगर हम देखें इसके बेसिस पे, तो वो आपके लिए पॉइंट ये रहता है कि आप न्यू नॉलेज के बेसिस पे न्यू ओल्ड नॉलेज में आप न्यू नॉलेज ऐड करते चले जाते हैं, आप कोई चेंज नहीं लेके आते। ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि आपके पास जो भी बस एक अगर मैं बात करूं कि इसको भी चलो मैं अलग से क्लियर कर ही देता हूं आपके लिए, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए कि जब आप ओल्ड नॉलेज में न्यू नॉलेज ऐड करते चलते हैं तो वो पॉइंट आपके लिए क्या कहलाता है, वो होता है एसिमिलेशन। अगर मैं दूसरी ओर बढ़ूं जिसको हम हिंदी में आत्म सात्मीकरण भी बोल देते हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं, ओल्ड इंफॉर्मेशन को चेंज कर रहे हैं किसके बेसिस पे, न्यू इंफॉर्मेशन मींस न्यू इंफॉर्मेशन चेंज लेकर आ रही है, किस में लेकर आ रही है, सॉरी, तो देखते हैं इसकी ओर, तो वो चेंज लेकर आ रही है किस में लेकर आ रही है, ओल्ड में, ठीक है। तो वो न्यू इंफॉर्मेशन चेंज लेकर आ रही है ओल्ड में, तो वो प्रोसेस अपने लिए क्या कहलाता है, वो प्रोसेस कहलाता है एकोमोडेशन। मींस जब तक ओल्ड को चेंज नहीं किया जाता ना, तब तक वो एकोमोडेशन नहीं होता। जब ओल्ड इंफॉर्मेशन चेंज होगी तो वही प्रोसेस एकोमोडेशन होगा। जब तक आप ओल्ड को चेंज नहीं करते, मॉडिफाई नहीं करते, तब तक वो प्रोसेस भी एकोमोडेशन नहीं होने वाला, वो एसिमिलेशन के साथ ही प्रोसीड किया जाएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में इसका आंसर भी एसिमिलेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, उसके रिगार्डिंग जानते हैं क्या आपके पास है वो पॉइंट। तो सिक्स क्वेश्चन है आपके लिए, इन मिडल चाइल्डहुड स्पीच इज मोर डैश रादर देन डैश। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। तो देखिए और इसके रिगार्डिंग फिर हम करते हैं आंसर। देखो फर्स्ट पॉइंट है आपके पास ईगोसेंट्रिक, सोशलाइज्ड। अभी ये तो होगा नहीं ना कि स्पीच इज मोर ईगोसेंट्रिक रादर देन सोशलाइज्ड। अपने पास सेकंड पॉइंट बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि अगर हम बात करें ना, बच्चा ईगोसेंट्रिक जरूर से होता है, बट ये स्पीच की ओर बात की जा रही है, तो स्पीच बच्चे में सोशलाइज्ड आप देखेंगे आ रही होगी प्रॉपर। ईगोसेंट्रिक होने की बजाय बच्चा सोशलाइज्ड स्पीच के बेसिस पे जो है ज्यादा देखा जाता है इसमें। तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वो आप इसके लिए देख सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बेसिस पे रहता है। और देखो वैसे भी पियाजे ने बात की है ना ईगोसेंट्रिज्म के बेसिस पे, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बच्चे जो है स्वयं केंद्रित होते हैं, अहम केंद्रित आप उसको बोल सकते हैं। तो उसके बेसिस पे ये जो पॉइंट है अपने लिए काफी एक इम्पोर्टेंट है। और ठीक है, बट इस स्टेज में ये हो जाता है, मिडिल चाइल्डहुड की बात आ रखी है ना, अगर आपके पास बात आ रखी होती अर्ली चाइल्डहुड की, फिर ये पॉइंट चेंज होकर के वो फर्स्ट वाला राइट हो जाता, क्योंकि प्याजे ने भी तो यही बोला था, स्पेशली 2 to 4 years, उसमें क्या होता है बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है। तो वही वहां पे तो प्याजे के अप्रोच को बिल्कुल सही से कर लेते, उसके बेसिस पे हम देख लेते। बट एज भी तो देखिए, मध्य बाल्यावस्था बोल रखी है, और मध्य बाल्यावस्था कौन सी होगी जिसको हम प्रॉपर लेटर चाइल्डहुड के बेसिस पे भी बोल देते हैं। ये एक नेम दे देता है, कोई कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको प्रॉपर क्लियर कर भी दिया है। तो ये तो होगी ना 6 to 12 ईयर, तो इसमें तो बच्चा सोशलाइज्ड हो जाता है जी। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और सेवंथ क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन्वॉल्व्स, बाल केंद्रित शिक्षा में जो है शामिल है, क्या शामिल होगा। फर्स्ट है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज फॉर किड्स, कि बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। सेकंड है चिल्ड्रन सिटिंग इन अ कॉर्नर, कि बच्चों का एक कोने में बैठना। ये रॉन्ग हो जाएगा ना, एक कोने में बैठना क्या है, ये तो फिर एक साइड पे बैठे हैं, कोई एक्टिविटीज हो नहीं रखी उनकी, इसमें तो बता ही नहीं रखी। सेकंड है लर्निंग इन रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट, ये भी एक रॉन्ग ऑप्शन रहेगा, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, ये दोनों रॉन्ग हो चुके हैं। लास्ट है एक्टिविटीज दैट डोंट इंक्लूड प्ले, नहीं जी ये भी रॉन्ग है ना, कि वे गतिविधियां जिसमें खेल शामिल नहीं होते। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल एक राइट था, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज फॉर किड्स, कि बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बिल्कुल एक राइट पॉइंट है। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन, और वैसे भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में वो सब तो होगा ना, एक्टिविटीज फॉर किड्स, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की बात हो रखी है, तो वो तो बिल्कुल एक राइट पॉइंट है। मींस वो करके सीखना, जो बच्चे लर्निंग बाय डूइंग के बेसिस पे वो सब एक्टिविटीज की बात कर रखी है जी, तो वो तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में होता है, बच्चे लर्निंग बाय डूइंग के बेसिस पे सीखते हैं, वो कुछ भी गलत नहीं है उसमें। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, सॉरी 8th क्वेश्चन, द क्लास टीचर ऑब्जर्व राघव इन हर क्लास प्लेइंग मेलोडियस self-composed music on his keyboard. The class teacher
thought that Raghav seemed to be high in dash intelligence. कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए सुना है। अभी संगीत की बात आ गई, पहले भी हमने देख लिया इधर कि म्यूजिक जो है बजाते हुए इसको सुना है, तो कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो इसके लिए ऑप्शन आपको ज्यादा तो देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीत में बुद्धि, एक सबसे एक जो है राइट पॉइंट। हार्वर्ड गार्डनर ने जो पहले 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दी, देन टोटल दो और दी, एंड उसके बाद जो है टोटल 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस अपने सामने जो है उन्होंने रख दी थी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन। व्हेन अ टीचर considers boys as naturally better at mathematics than girls, it shows the teacher is इट शोज दैट द टीचर इज जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के जो है गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह दर्शाता है कि अध्यापक है। तो देखो ये भी काफी सिंपल सा पॉइंट कि जेंडर बायस की बात हो रखी है, लिंग पक्षपाती। वो टीचर कर रहा है लिंग पक्षपात। और देखो ये पॉइंट पहले भी डिस्कस हुआ था, जब दोनों को कंपेयर किया जाएगा, दोनों को, मेल और फीमेल, लास्ट में आकर के किसी एक को बेस्ट बता दिया जाएगा, दोनों की तुलना करेगा, फिर लास्ट में किसी एक को बेस्ट बता देगा, तो वो होगा जेंडर बायसनेस। वो उस पॉइंट के बेसिस पे आप देख पाएंगे। काफी सिंपल सा पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट वैसे। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। इंक्लूसिव एजुकेशन एज्यूम्स दैट वी शुड चेंज द सिस्टम टू फिट द चाइल्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने आपको आंसर भी बता दिया कि समावेशी शिक्षा ये मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है जी। ठीक है, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। पहले क्या था कि जो बच्चा था ना, वो अपने आप को चेंज करता था व्यवस्था के अकॉर्डिंग, सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच में हुआ करता था। अभी तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की बात हो रखी है, पूरी इंडिया में यही अभी तो है। ठीक है, और वैसे भी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की बात करना भी अभी तो अपराध है। तो ये एक पॉइंट है कि व्यवस्था को, सिस्टम को चेंज कीजिए बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, बच्चों की जरूरतों के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पढ़ते हैं 11th क्वेश्चन के बेसिस पे। तो चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट नॉलेज एंड मेक मीनिंग। फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव द रोल ऑफ अ टीचर इज दैट ऑफ, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। देखो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग होगा ना, कि जो तालमेल बिठाने वाले की है, ये तो रॉन्ग हो जाएगी। सेकंड है संप्रेषक और व्याख्याता की, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं कम्युनिकेटर एंड लेक्चरर, ये भी रॉन्ग है ना, कि लेक्चरर व्याख्याता की तो रॉन्ग रहेगा। फैसिलिटेटर बिल्कुल राइट है, और एनसीएफ 2005 भी यही बात को प्रेफर करता है कि जो बच्चे हैं उनके लिए टीचर क्लास में जरूर से होना चाहिए, बट जो है एक फैसिलिटेटर के रूप में, जब बच्चों को जरूरत हो तब भी वो फैसिलिटेट करेगा, संपूर्ण तौर पे बच्चों की हेल्प तो नहीं करेगा जी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आप स्क्रीन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कौन सी गिफ्टेड बच्चों की नहीं है, देख लेते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और गिफ्टेड बच्चों के लिए वैसे भी सीनेट काफी सारे क्वेश्चन निकालता है। फर्स्ट है हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस, ये तो राइट है ना, कि उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट है हाई सेल्फ एफिकेसी, तो ठीक है, उच्च आत्म क्षमता भी उनमें पाई जाती है, वो खुद एफिकेसी कर सकते हैं, मींस अपनी क्षमता का खुद जांच कर सकते हैं, खुद आप बोल सकते हैं कि आंकलन कर सकते हैं, वो सब है इसमें। नेक्स्ट है कि बिलो एवरेज मेंटल प्रोसेस, अब यही तो एक पॉइंट रॉन्ग है कि बिलो एवरेज मानसिक प्रक्रियाएं उनमें नहीं होती, वो हायर लेवल की जो है आप बोल सकते हैं उनमें मानसिक क्रियाएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में हमने जाना भी था। तो यही कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, मींस यही तो अपने क्वेश्चन का आंसर है फिर। ठीक है, अपने को नहीं के बेसिस पे ही बताना है। लास्ट एक बार देख भी लेते हैं कि सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इनसाइटफुली, तो ठीक है ये भी देखे जाते हैं कि अंतर्दृष्टि पूर्वक जो है समस्याओं का समाधान करते हुए देखे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट 13th क्वेश्चन की ओर, देखते हैं उसी के रिगार्डिंग। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी से आया हुआ ये क्वेश्चन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी, तो प्री कन्वेंशनल लेवल आप जानते हैं, फर्स्ट लेवल जिसको हम हिंदी में पूर्व परंपरागत स्तर के नेम से जानते हैं। और देखते हैं इसी के रिगार्डिंग, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग अ मोरल डिसीजन। कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति
निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन ही अपने लिए बिल्कुल एक राइट पॉइंट है। पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व, अंतर्निहित संभावित दंड। देखो बच्चा उस कार्य को नहीं करना चाहता, अगर हम बात करें कि जिससे उसको दंड मिलेगा, और ऐसा प्री कन्वेंशनल लेवल की फर्स्ट स्टेज में ही होता है जिसका नेम भी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस स्टेज है। तो बाकी तो वैसे भी रॉन्ग है ना। पर्सनल नीड्स और डिजायर्स ही उसके लिए इम्पोर्टेंट है इसी में, बट सबसे इम्पोर्टेंट यही है जो आप देख पा रहे हैं। इंडिविजुअल वैल्यूज तो बहुत बात की बात है, फिर ये तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में हो जाएगा। फैमिली एक्सपेक्टेशंस ठीक है, बट इस बेसिस पे नहीं, प्रॉपर बात। हाँ, आप वैसे देख सकते हैं इस एज के बच्चे को, जैसे कि 4 to 10 ईयर्स का बच्चा, जैसे कि लॉरेंस कोलबर्ग ने बताया था। बट फैमिली एक्सपेक्टेशंस की बात लॉरेंस कोलबर्ग ने नहीं की थी, इसलिए हम भी तो नहीं कर सकते। जिसकी बात उसने की थी वो फर्स्ट पॉइंट पे ही अपने पास आंसर था। हालांकि पर्सनल नीड्स भी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, बट लॉरेंस कोलबर्ग ने उसकी बात नहीं की ना। तो यही एक पॉइंट है, और इसी के साथ अपना भी आंसर राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, देखते हैं इसी के रिगार्डिंग लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस द टीचर शुड। शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए क्या चाहिए होगा, इसके बेसिस पे आंसर करना है आपको। फर्स्ट है प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशंस, ठीक है ना, इसमें गलत गलत कुछ भी नहीं है, कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। एक बार ठीक करते हैं इसको, कि बच्चों, अब देखो इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हर एक प्लेस पे देखने को मिल जाएंगे, हर एक क्लास में आपको देखने को मिलेंगे, जरूर से देखने को मिलेंगे। अगर हम इसके बेसिस पे बात करें तो टीचर को भी तो चाहिए, अगर उसकी क्लास में डिफरेंट टाइप के लर्नर्स हैं तो उनके लिए डिफरेंट इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान की बेसिस पे जो है तैयारी की जानी चाहिए उनके लिए, ठीक है। तो सभी के लिए प्लानिंग इंडिविजुअलाइज्ड बेसिस पे हर एक बच्चे की जरूरतों को ध्यान में रखेगा, तो वो एक बेस्ट पॉइंट है इसके बेसिस पे। नेक्स्ट तो रोंग होएगा ना, कि सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिडक्टिव मेथड। ये तो फिर आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को तो ध्यान में नहीं रख रहे। हो सकता है कई बच्चे इंडक्टिव को प्रेफर करें, तो वो रोंग है फिर। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द टाइम यूज एल्गोरिथम्स। ये भी रोंग है कि आप एल्गोरिथम्स का भी आप प्रयोग करें, कि हाँ जो फिक्स कर दिए गए हैं दूसरों की तरह प्रयोग करके, तो आप वही बस आप यूज किए जा रहे हैं। आपको सिचुएशंस, आपके लिए सिचुएशंस भी तो मायने रखती है कुछ ना कुछ, उसको भी तो आप देखेंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड फैक्ट्स टू स्टूडेंट्स टू मेमोराइज देम। अब यहाँ मेमोराइज तो प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट ऑप्शन एक बिल्कुल एक राइट ऑप्शन था। अभी देखते हैं 15th क्वेश्चन को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? फर्स्ट है ऑल डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस। बताया जा रहा है कि सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है ना, अपने को रॉन्ग बताना है। तो पैटर्न तो एक फॉलो करते हैं, सेफेलोकोडल प्रॉक्सिमोडिस हम जानते हैं, तो वो तो हमने काफी बार डिस्कस भी कर लिया है। नेक्स्ट है ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि विकास के सभी पक्ष महत्वपूर्ण है, ये भी हम जानते हैं, सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, कि सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतरक्रिया का परिणाम होते हैं। ये भी एक बिल्कुल एक राइट पॉइंट, कुछ भी गलत नहीं है ना इसमें, कि जो मैच्योरिटी आती चली जाती है और कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस मिलते चले जाते हैं अपने को, मींस लर्निंग होती चली जाती है, और दोनों की इंटरेक्शंस होती है और डेवलपमेंट भी होती चली जाती है। लास्ट है ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट एन इक्वल रेट। यही एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। देखो आर्नोल्ड गैसल ने थ्योरी दी थी मैच्योरेशन की थ्योरी, उस पर्सन ने भी बताया था, मैं बस उसी का एक ही पॉइंट ले रहा हूं, बाकी तो बहुत एरिया वाइड है डेवलपमेंट का। उस पर्सन ने ये बात बोली थी कि अपने मीन्स जो हर एक पर्सन में पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कि मैच्योरेशन की रेट डिफरेंट होती है। और अगर एक नॉर्मल सी बात, कि बॉयज और गर्ल्स में 1 ईयर की जो है एडोलसेंस का आप जो है डिफरेंस देखेंगे, गर्ल्स में 1 ईयर एडोलसेंस पहले स्टार्ट होती है और बॉयज में 1 ईयर लेट। तो ठीक है जी, काफी बढ़िया टाइप से विद एक्सप्लेनेशन मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। बाकी कमेंट बॉक्स आप ही का है, जो भी डाउट है आप जरूर से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाकी मिलेंगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में, ये अपना पार्ट बन रहा। और बाकी जो आपकी बाकी की वीडियोस है जो पहले भी हमने डिस्कस की हुई है, उसके लिए आपको सभी की सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप उसमें चेक कर ही सकते हैं। बाकी वीडियो तो अच्छी लगी होगी तो लाइक करके तो जाएंगे ही। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मीन्स आप न्यू व्यूअर हैं, तो जरूर से चैनल को भी जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके जी, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।